अच्छा जी। हमारा लेक्चर नंबर 31 है। इसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग कह लो, एनालिटिकल एबिलिटी कह लो, ये चीज़ें स्टार्ट कर रही हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। 2 से 3 मिनट लेने हैं, अपनी कॉपी खोलनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर लिख लेना है अपने पास। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आपको आंसर दिखाता हूँ। और समझा मैं जल्दी दूंगा। आज आपको टाइम देता हूँ, आप करो। ठीक है। तो मुझे बताओ फिर। ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लो, मैं फिर आगे अगला क्वेश्चन खुद ही कर दूंगा। टाइम साहब आप भी ट्राई करो। ठीक, क्लास स्टार्ट हुई है, देर नहीं गुजरी। मैं आता हूँ। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, ये कर लिया? सर मैं ट्राई कर रही हूँ। चलो इसको करो ना, फिर बताता हूँ। तो इसको ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 को छोड़ो। और जिस क्वेश्चन में कह रहा हूँ ना उसको करो। 2 2 3 3 मिनट में आपको देता हूँ।
सर मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये भी नहीं समझ आ रहा। सर इसका आंसर मिस्टर किर्केश है। नो सर। जी ठीक है। अच्छा इसको देखो, आप कम से कम 10 क्वेश्चन ट्राई तो करो ना। इब्राहिम आप ठीक कह रहे हैं। इसका आंसर शायद डेनिस है। तो इसको देखते हैं बाद में। इसको ट्राई करो। इसको ना, नैला अब तक अगर नहीं भी हो रहा तो इसको लिखो तो सही ना, उसकी सेंस बनाने जी की सर कोशिश मैं करो। देख रही हूँ। पिछले वाला हो गया था आपसे। नो सर वो नहीं हुआ, वो पहले वाला कर रही थी वो छोड़ दिया था। अच्छा चलो सेकंड ये चेक इसको किया वो देखो। मुझसे नहीं हो रहा था। इसको देखो, क्योंकि इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है, कि सोचना, आपका दिमाग। सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा आप कहोगे मुझे तो आता था। लेकिन पेपर में मसला ये है, सोल्यूशन दिखाया ना हो ना तो दिमाग काम करना छोड़ जाता। आपने तो उस क्वेश्चन पता नहीं क्या आएंगे, वो तो डिफरेंट आएंगे ना। रीजनिंग एबिलिटी अपनी जो है ना वो डेवलप करनी है। ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसका मेरा तो बैत आ रहा है।
ठीक है, देख लेते हैं। आप निकाल लिया नायला, कुछ आंसर निकालो जल्दी करो। तो ये आपको तो एक आधा मिनट में फालतू दे देता हूँ, ताकि कम से कम कुछ आंसर तो निकालो ना। सर यही रॉबर्टा आता है मेरे ख्याल से। ठीक, ये हम देखते हैं फिर। अच्छा, ये आप देख लो, वो गेट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये आप कोशिश करो, खुद करो। हो गया है। इसका मेरा ऐड आ रहा है। ठीक, हेमन को ट्राई करो। इसका सर मिस्टर रूट आ रहा है। ठीक, ठीक। ये आपने कर लिया है? नायला मैडम, ये वाला या ये वाला आपने ठीक किया? सर मेरा मिस्टर आपकी बात नहीं है। वेस्ट। मिस्टर वेस्ट, वेस्ट। ठीक है। ठीक है, सही, अच्छी बात है। मुझे आपका मसला पता चल गया। अब आपने करना ये है ना, चलो मैं ये क्वेश्चन तो कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब ये शुरू हो गया है तो अभी नहीं को कर लेते हैं। देखो, इसमें आपने ना अपनी मिस्टेक नोट करनी है, वो इब्राहिम की मिस्टेक नहीं है इतनी, है ही नहीं मेरे ख्याल में। शायद अगर है भी तो मुझे नहीं पता। आपने ज़रा और करना।
और जो मैं बोल रहा हूँ ना ठीक है उसको सर। सुनना है। इसके आंसर नहीं देखते रहने, आंसर देख के इसकी रीडिंग नहीं करनी। ये मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ पहले भी शेयर की हुई है एज इट इज, इसलिए उसको नहीं पढ़ना शुरू कर देना। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अपना टाइम इधर लगा रही हो, उस वो बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, कुछ चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड या हॉकी से रिलेटेड, टेनिस, जो मेन मेन आपके पास हैं, इवन गोल्फ भी है, जो इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। खसूसन कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, बस यही पता हो, और एक दफ़ा रीड कर लो कि इनके नाम क्या होते हैं प्लेयर के ना, कि प्लेयर की पोजीशन के नाम क्या होते हैं। जैसे डिफेंडर क्या होता है, ठीक है, गोल कीपर क्या होता है, इस तरह की सेंस में बता रहा हूँ। विकेट कीपर क्या होता है, तो ये सिर्फ आप एक दफ़ा रीड कर लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद ना भी रहे तो मसला परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वैसे मुझे ये चीज़ याद आ गई है तो मैंने इसलिए बता दी है। आपका ये काम है, आपने थोड़ा सा सर्चिंग करनी है इसके ऊपर। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी वैसे भी सर्च तो करोगे कुछ ना कुछ। फुटबॉल फुटबॉल ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आ सकता है, इसका एमसीक्यू आ सकता है इस तरह। तो जब आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आए, तो आप साथ ये भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर लो ना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस सेंस में कह रहा हूँ जैसे आपको पता ही कुछ नहीं है। तो फिर अगर नहीं पता तो फिर उसके फुटबॉल में जो है उसके थोड़े से रूल आप देख लो। और खसूसन रूल अगर नहीं भी देखती हो तो ये देख लो कि उसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 11 होते हैं, वो कितने होते हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस तरह की चीज़ जो है ना फिर काम आती है। तो ये आपने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना है आम बंदे से। तो आपने अगर नंबर ज़्यादा लेने हैं तो फोर डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज़ द बॉल। अब सर फोर प्लीज, डिफेंसिव, सर प्लीज रिपीट करें। क्वेश्चन या पिछली सर बात? नेट का इशू था, नेट चला गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसका जो है ना, जो गेम्स है ना मेन मेन, इनके रूल्स आप पढ़ लो, और नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको पता होने चाहिए, मैं ये कह रहा था। बाकी रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना। अगली बात ये है कि अब सुनो इधर, फोर डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर। अब देखो, डिफेंसिव प्लेयर वो हैं जो जिन्होंने अगर एक, मतलब ये बल्कि इधर लिखा है ना, ये फुटबॉल गोल है ना, तो गोल है तो डिफेंसिव प्लेयर वो होते हैं जिन्होंने रोकना होता है। ठीक है, तो ये जो है ना फोर डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने रोकना है किसको, जो बंदा गोल करने आ रहा है। अपोजिंग वाइड रिसीवर कोई ऐसा बंदा होगा जिसको बॉल मिली और फिर वो गोल की तरफ जाएगा। और इसकी सिचुएशन के मुताबिक फोर डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो किसके पीछे हैं, चारों के चारों किसके पीछे हैं, इस एक प्लेयर के पीछे हैं। तो इस वजह से हम ये प्लेयर हम इधर बनाएंगे, और ये चार बंदे, इनके बंदों के नाम क्या हैं, कैसर, जावेद, बाबर, जिया। कैसर, जावेद, बाबर, जिया। अब ये चार डिफेंसिव प्लेयर हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, इस एक बंदे के पीछे जा रहे हैं। अब पढ़ो जरा। कैसर इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल ऑफ कैरियर। कैसर जो है, ये जो बंदा है ना, कैसर उसके बिल्कुल पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे है। तो कैसर इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल ऑफ कैरियर। और इसको जरा साइड पे कर दो जरा, ताकि इनको अभी इनको देखते हैं इनके बारे में क्या बताया। जावेद एंड बाबर आर साइड बिहाइंड कैसर। तो जावेद एंड बाबर, जावेद और बाबर जो है ना, ये कैसर से थोड़ा पीछे है, इस तरह बना लो। इससे मुझे यही समझ आ रही है, जावेद एंड बाबर आर साइड बिहाइंड कैसर। जिया इज बिहाइंड जावेद एंड बाबर। तो जिया जो है वो सबसे एंड पे है, हमें ये सिचुएशन समझ आई है, तो ये आपने बनाना था। कैसर ट्राइज टू टैकल। अब जहरी बात है, करीब ये है ना, तो टैकल का मतलब ये होता है कि इससे बॉल छीनने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये जो है प्लेयर, ये मेन प्लेयर है जो इस गोल की तरफ जा रहा है। ठीक है,
तो जिया इज बिहाइंड जावेद एंड बाबर, कैसर ट्राइज टू टैकल बट मिसेस एंड फॉल। तो कैसर क्या हो गया, कैसर हो गया फेल, फॉल, कैसर फॉल हो गया मतलब गिर गया। बट मिसेस, अच्छा, बाबर ट्रिप्स, बाबर भी कभी पाँव फिसला ऐसे कह लो, वो भी गिर गया, बाबर भी कभी जो है वो गिर गया। विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल्स द रिसीवर। अब देखो चार बंदे हैं, ये गिर गया है, ये भी गिर गया है, तो ये तो दूर है ना, तो इसके करीब कौन है, ये जे वाला है, जे का नाम क्या है, जावेद, तो इसलिए जावेद जो है वो इसके करीब होगा। समझ आ रही, इस तरह आपने करना है। जी सर, आ गई है समझ। आगे देखो या इधर ही देख लो। इन अ 4 डे पीरियड, मंडे थ्रू थर्सडे। अब देखो इस तरह बनाओ ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह बना लो। समझ तो आप कुछ नहीं रही करना क्या है, लेकिन ये समझ आ रही है कि ये करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी ऑफिस वर्कर्स वर्क ओनली 1 डे। तो ईच डिफरेंट डे, तो 4 दिन का पीरियड है, तो जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं ना लोग, वो इन दिनों में आएंगे और एक एक दिन काम करेंगे। और अगली सिचुएशन ये है, अगर एक बंदा मंडे को आया है तो वो फिर अगले 3 दिन, या अगर मंडे को आया है, एक बंदा आ गया, जैसे पर्सन ए मंडे को आ गया, तो फिर पर्सन बी सी डी जो एफ जो भी हैं वो मंडे को नहीं आ सकते, वो एक ही बंदा टेम्परेरी काम कर सकता है। अच्छा फिर क्या हुआ, इधर तक तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ईच डिफरेंट डे। ओके, यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन दी। मिस्टर जॉनसन वाज शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन मंडे। तो जॉनसन जो है ना, मंडे को शेड्यूल था, ठीक है। बट शी, मिस जॉनसन, बल्कि मिस जॉनसन है, लड़की है। बट शी ट्रेडेड विद मिस्टर कार्टर और हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन वेडनेसडे। अब कार्टर वे इधर है, उसने ये कहा, वो कह रहा है कि इसने अपना स्विच कर लिया, ठीक है, अपने आप को स्विच कर लिया, ये कह रहा है। इधर तक तो ये है। तो ये बस क्या है, आपकी ना दिमाग चेक कर रहा है, दिमाग है भी सही, दिमाग लगता है आपका। तो मिस फयोना ट्रेडेड विद मिस्टर किर्क। अब फयोना की जो ओरिजिनल जगह है वो भी बदलानी है किर्क के साथ। और कैसे, जरा गौर से देखो। मिस फयोना ट्रेडेड विद मिस्टर किर्क हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि थर्सडे को कौन बंदा था, थर्सडे को कौन बंदा शेड्यूल्ड था। तो अब उसमें ये थोड़ी सी ना ट्रिकी है, क्योंकि इसको जितना ज्यादा गौर से पढ़ोगे उतना मसला खड़ा होता जाएगा, तो इसलिए इसको शुरू से इधर से पढ़ो। मिस फायोना ट्रेडेड विद मिस्टर किर्क हु वाज, मतलब मिस्टर किर्क से उसने जगह बदलाई, जो कि ओरिजिनली थर्सडे को शेड्यूल होना था। बेसिकली किर्क यहाँ पे है, तो टेक्निकली फियोना यहाँ पे है, लेकिन फियोना ने जगह चेंज कर ली, तो फिर इधर और इधर आ जाएगा। तो ये आपने समझना है कि ये कैसे हुआ, मैंने आपको वर्डिंग बता दी है कैसी हुई। तो ये इस तरह करके, आफ्टर ऑल स्विचिंग वाज डन, हु वर्कड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को फिर किर्क ही बचता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज हल्की सी भी हुई इस वर्डिंग से, ये किधर गया, ये इस सेंटेंस से आपने कंफ्यूज होना है, अगर होना है तो फिर आप जो है वो यहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, मतलब बाद में आप रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है, एक बार समझ लो ना सेंस। अब देखो, मिस्टर फॉरेस्ट फॉरेस्ट लाइक्स टू लेट द स्टूडेंट्स चोज हु देयर पार्टनर विल बी। अच्छा, हाउएवर नो पेयर ऑफ स्टूडेंट में वर्क टुगेदर मोर देन 7 क्लास पीरियड इन रो। ठीक है, अब 7 पीरियड आप काम नहीं कर सकते, 2 बंदे तो आप जो मर्जी करो, जैसे अदनान एंड बक्स्टर जो है वो इन पढ़ रहे हैं, लेकिन 7 पीरियड नहीं पढ़ सकते इकट्ठे। ठीक,
मतलब नो पेयर ऑफ स्टूडेंट मे वर्क टुगेदर मोर देन 7 क्लास पीरियड इन रो, 7 से ज्यादा। अदनान एंड बक्स्टर हैव स्टडीड टुगेदर 7 क्लास पीरियड इन अ रो। तो अदनान एंड बक्स्टर, ठीक है, हो गया। कार्टर एंड डेनिस हैव वर्क टुगेदर 3 क्लास पीरियड इन अ रो। तो ये इनके कितने हैं? 7। कार्टर एंड डेनिस के कितने हैं? 3। कार्टर डज नॉट वांट टू वर्क विद अदनान। अच्छा, कार्टर अदनान के साथ काम नहीं करना चाहता तो ना करे ना, वैसे भी काम अच्छा नहीं करना चाहता फिर। अब इशू ये है कि इन्होंने क्या करना है, चेंजिंग करनी है ना। अदनान को नया बंदा चाहिए और बक्सर को भी नया बंदा अब चाहिए, क्योंकि 7 पीरियड इन्होंने काम कर लिया है। इनका मसला नहीं है, ये लोग दोनों भी अगर 4 पीरियड और भी काम करना चाहें तो कर सकते। लेकिन यहाँ पे आके इन दोनों की वर्किंग स्टॉप हो गई है। उससे इशू क्या बना कि इन कार्टर को भी नया, बक्सर को नया बंदा चाहिए, अदनान को नया पार्टनर चाहिए। तो कार्टर एंड डेनिस हैव वर्क टुगेदर 3 क्लास पीरियड इन अ रो। कार्टर डज नॉट वांट टू वर्क विद अदनान, ठीक है। हु शुड बी असाइन टू वर्क विद बक्स्टर, ठीक है। तो कार्टर जो है फिर बक्स्टर के साथ जाएगा। अब आप कहोगे ये क्यों जाएगा, डेनिस क्यों नहीं जाएगा? उसकी वजह ये है, उसने हमें ऑप्शन नहीं 4 दिए हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर मैं कार्टर को अकेला छोड़ दूं, इसको मैं अलोन छोड़ दूं, तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है कि डेनिस जो है वो बॉक्सर के साथ चला जाए, लेकिन फिर ये दोनों फिर जो है वो अलोन रह जाएंगे। ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए आपकी मजबूरी है, आपने कार्टर को बॉक्सर के साथ भेजना है और डेनिस को अदनान के साथ भेजना है, क्योंकि ऐसी डेनिस और अदनान पे कोई रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं लगाई हुई। तो ऐसी कोई बात करनी है, कार्टर जो है वो बॉक्सर के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, आपने सोचनी ऐसे हैं, स्लो स्लो सोचना है, लाइन बाय लाइन। और इनकी एक ट्रिक खास जो मैंने अपनी बात करूँ तो क्या है, स्टार्ट से शुरू हो एंड तक जाते जाओ, स्लो 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 जाते जाओ। जब एंड पे पहुंचोगे सारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर एंड से पीछे आओगे फिर बड़ा अजाब है, मुसीबत। इसलिए लाइन बाय लाइन चलो, तो हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये तो आसान था तो इसलिए मैंने भी आप लोगों को नहीं कहा, लेकिन इसमें मसला आ सकता है। हेनरी वॉज सिटिंग इन सीट 253, इस तरह ना बना लो। मार्ला वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी, तो राइट ये बनता है इसका। अब हेनरी, अब देखो क्यों राइट बनता है, उसकी वजह ये है कि सीटों की नंबरिंग है ना। तो देख तो बंदे यहाँ रहे हैं ना, इधर कहीं मैच हो रहा होगा, तो इस वजह से नंबरिंग ऐसे चलाओ, ठीक है। तो और दूसरा, वो खुद बता भी रहा है कि जो राइट पे नंबरिंग है वो 254 है। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी, इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वाज जॉर्ज। अब अगर राइट साइड पे नंबरिंग 254, अगर ये नंबरिंग नहीं भी देता, फिर ये नंबरिंग आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबरिंग खुद से भी लिख सकते हो। आइनेज वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, ठीक है। विच सीट इज आइनेज सिटिंग इन, तो 251 ही बनेगी इसमें। इस नंबरिंग की सेंस बनानी है खुद ही, ये सामने लिखी है, बड़ी इजी लग रही है। ये तो क्वेश्चन भी चलो इजी है, इसको ऐसे करना है। आगे, एज द प्रिपेयर फॉर द स्टेट चैंपियनशिप, one gymnast must be moved from level 2 team to the level 1 team. The coaches will move the gymnast who has won the biggest prize and who has the most experience. In the last competition, Roberta won a bronze medal and has competed 7 times before. Jamie has won a silver medal and has competed a fewer times than Roberta. तो रोबर्टा कितनी दफा compete की? 7 दफा। जेमी ने कितनी दफा compete किया? 7 से कम दफा। Beth has won a higher medal than Jamie and has completed more times than Roberta. Michael has won a bronze medal and it is her third time competing. Who will be moved to level 1 team? अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लिखो कुछ भी नहीं साइड पे, दिमाग साथ नहीं देता। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, स्लो स्लो लिखते जाओ, ठीक है। स्लो स्लो लिखते जाओ। अब हमें चाहिए क्या, इसको देखो। तो एज ए प्रिपेयर फॉर द स्टेट चैंपियनशिप,
वन जिमनास्ट मस्ट बी मूव फ्रॉम लेवल 2 टीम टू द लेवल 1 टीम। इधर तक कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, बस ये एक लेवल 2 टीम से लेवल 1 टीम में एक बंदे को लेके जाना है, और उसमें कौन सा बंदा जाएगा? जिसके पास द कोच विल मूव द जिमनास्ट हु वन द बिगेस्ट प्राइज एंड हु हैज द मोस्ट एक्सपीरियंस। बिगेस्ट मेडल जिसके पास होगा, बिगेस्ट प्राइज प्लस एक्सपीरियंस। तो इन द लास्ट कंपटीशन रोबर्टा वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। अब रोबर्टा जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है, प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके पास, रोबर्टा के पास। ठीक है, तो चलो मैं ये बाद में मिटा दूंगा। इन द लास्ट कंपटीशन रोबर्टा वन ब्रॉन्ज मेडल एंड हैज कंपीटेड 7 टाइम्स बिफोर। जेमी हैज वन अ सिल्वर मेडल। अब टेक्निकली जेमी ऊपर आती है क्योंकि इसने सिल्वर, अब ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज होता है 3rd नंबर, सिल्वर होता है 2nd नंबर, गोल्ड होता है 1st नंबर। अब ये इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन कई दफा किसी को नहीं पता होती। एंड हैज competed a fewer times than रोबर्टा। अब ये लेस देन 7 है, competed 7 टाइम बिफोर है ना, और ये competed fewer time than रोबर्टा। टेक्निकली एक्सपीरियंस इसका कम है, लेकिन मेडल इसका ज्यादा है। बेथ हैज वन हायर मेडल देन जेमी। अब बेथ जो है, जो अगर हायर मेडल देन जेमी है तो इसने जारी बात है गोल्ड जीता होना है। एंड हैज competed मोर टाइम्स देन रोबर्टा, और इसने मोर टाइम देन रोबर्टा है तो मोर देन 7 टाइम इसने किया हुआ है। तो लिखोगे तो बात आसान हो जाएगी ये। ठीक है, अब आप, हाँ ठीक है, शुक्र है याद आ गया। ये नैला मैडम, आप पता क्या कर रही हो? आप इसकी वर्डिंग में कंफ्यूज हो रही हो, आपकी इंग्लिश में मसला है। तो आप इंग्लिश की वर्डिंग पे फोकस करो पहले, और उसके मतलब पे फोकस करो। आपके काम की बात ये है। शुक्र है मुझे याद आ गया, मुझे याद ही नहीं यस आ सर। थी आपको। तो आप वर्डिंग पे गौर करो। आप ना डायरेक्ट ट्रैक देख रही हो, या तो आप शॉर्टकट ढूंढ रही हो, एक ये वजह हो सकती है, जल्दी करने की कोशिश कर रही हो। दूसरा, आप वर्डिंग से कंफ्यूज हो रही हो। तो वो इधर पढ़ो ना जरा। बेथ हैज वन अ हायर मेडल देन जेमी। जेमी से ज्यादा उसने किया है, तो जेमी हायर मेडल देन जेमी, तो इससे ये इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड लिखी है। एंड हैज competed मोर टाइम्स देन रोबर्टा। आपने मोर टाइम को पढ़ा और आगे रोबर्टा को पढ़ा है। आपको ये मतलब दिमाग में सेंस ही नहीं बन रही कि ये जो मोर टाइम्स है ये किसके लिए है। तो मोर, जेमी ने मोर टाइम कंप्लीट किया देन रोबर्टा। वो ये नहीं कह रहा रोबर्टा ने मोर टाइम देन जेमी किया। आपने आंसर रोबर्टा, मुझे जो याद पड़ता है, बोला था, शायद इस वजह से बोला था। तो आप स्टेप वाइज चलो। अब ये जो स्टेप वाइज आप फॉलो नहीं कर रही होगी पहले, तो इसलिए ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये चलो आपके काम आ जाएगी। माइकल हैज वन अ ब्रॉन्ज मेडल। अब देखो माइकल एम या मिशेल है जो भी है, ये ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता। एंड इट इज हर 3rd अटेम्प्ट, 3rd टाइम कम्पीटिंग। तो टेक्निकली इसका लीस्ट एक्सपीरियंस है, तो उसने कहा मोस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज तो है नहीं इसमें जो हमें समझना है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो गोल्ड है वो क्या है? बेथ जो है वो गोल्ड तब लेगी और ग्रेटर देन 7 है, तो ये तब। बाकी इसकी इंग्लिश पढ़ लो तो खुद ही समझ आ जाएगी, मैंने इंग्लिश को उर्दू में समझा दी। ठीक है, और इधर इसको देखे बगैर समझे। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ ना ऊंचा ऊंचा, तो ये आपने सोचना है। अब यहाँ भी आपने कुछ और बताया था। अब 4 फ्रेंड देखो 6th ग्रेड वर शेयरिंग अ पिज्जा। मैंने कहा ये तो आप कर लोगी। देखो इसमें क्या है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? 4 बंदों ने पिज्जा ही शेयर करना है ना, क्या है? ये अब हाँ, इसमें भी आपका मसला ये था कि आप उसमें वर्डिंग का मसला था। जो बंदा होगा ना ओल्डेस्ट फ्रेंड, देखो शेयरिंग अ पिज्जा है, पिज्जा 4 बंदों में जब होता है तो फॉर एग्जाम्पल 6 पीस हैं पिज्जा के, तो 4 बंदों में तो नहीं डिवाइड हो सकते ना इक्वली। 4 पर्सन में इक्वली डिवाइड तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर 2 बच जाएंगे ना। तो या तो ऐसे हो ना कि इस 6 पीस पिज्जा ना हो, ये 8 पीस हो, फिर तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे।
लेकिन ये कोई ऐसी सूरत हाल लग रही है, 8 पीस नहीं लग रही है, 6 पीस लग रही है। उसकी वजह ये है कि एक्स्ट्रा पीस की बात हो रही है ना। तो रैंडी इज 2 मंथ ओल्डर देन ग्रेग। तो वो जो जो बंदा सबसे ओल्डेस्ट है ना, उसको देंगे वो एक्स्ट्रा पीस। तो रैंडी जो है ना वो ओल्डर है, ओल्डर देन ग्रेग। लेकिन इस तरह के केस में ना, आप बजाय इसके लिखने की से बेटर बेटर ये होता है कि आर को ऊपर लिखो, जी को नीचे लिखो। और रैंडी कितना ओल्डर है? 2 मंथ ओल्डर है, इस तरह लिख लो। तो इस तरह जरा हायरार्की अच्छी बन जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हु इज 3 मंथ यंगर देन नेड। तो जब गौर से देखना, अब इसमें चीज समझानी क्या है, इसमें भी वर्डिंग का इशू है। और मैं वही बात, अगर नहीं समझ आई तो ये नहीं आएगी। और इसमें एक और मसला है कि जितना इसका तर्जमा करोगे उतना ज्यादा मसला खड़ा होगा। इसलिए इसको तर्जमा नहीं करता रहना बार बार, इसकी बस सेंस बनानी है सही तरह आराम से, और जो सेंस पहली दफा बन रही है वही बनानी है। रैंडी इज 2 मंथ ओल्डर देन ग्रेग, हु इज 3 मंथ यंगर देन नेड। अब मसला ये है कि किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रेग के बारे में बात कर रहा है या रैंडी के बारे में बात कर रहा है? आप बताओ जरा नाइला। सर ग्रेग के बारे में। ग्रेग के बारे में बात कर रहा है। हाँ, हु इज 3 मंथ यंगर देन नेड। अब यंगर देन नेड का मतलब है कि ये जो है ग्रेग जो है वो क्या है, ये नेड से 3 मंथ यंगर है। इससे हम क्या करेंगे, इसे हम इधर ऊपर लिखेंगे और इसके दरमियान कंपैरिजन आ जाएगा 3 मंथ का। समझ आ रही है? देखो ना, ग्रेग 2 महीने छोटा है रैंडी से, और ग्रेग 3 महीने छोटा है नेड से। केंट इज 1 मंथ ओल्डर देन ग्रेग। केंट इज 1 मंथ ओल्डर देन ग्रेग। अब 1 मंथ है तो ग्रेग थोड़ा और नीचे आ जाएगा, केंट यहाँ आ जाएगा। ये 1 मंथ ओल्डर है। अब देखो, अब कोई सिचुएशन बन गई है। देखो, के वाला जी से 1 मंथ ओल्डर है, आर 2 मंथ ओल्डर है, एन 3 मंथ ओल्डर है। वो क्या कहता है, वो शुड गेट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? नेड है। इस तरह समझना है इस चीज। आगे है जी, द हाई स्कूल मैथ डिपार्टमेंट नीड टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन विच विल बी बेस्ड अपॉन सीनियरिटी। अब आज जो है ना, आपने इसको नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी फिर समझाऊंगा, मैंने आज भी जल्दी समझाना था। हाई स्कूल मैथ डिपार्टमेंट नीड टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन which will be based upon seniority. So Mr. West has less seniority than Mr. Temple, but more than Mr. Brody. Mr. Rhodes has more seniority than Miss West, but less than Mr. Temple. So Mr. Temple does not want the job. Who will be the new math department chairperson? ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपका मसला क्या आ रहा था, आपका मिस्टर टेम्पल आ रहा था, या आपने जो भी बोला था, मिस्टर वेस्ट बोला था, ऐसी कोई बात बोली थी। हाँ, आपने मिस्टर वेस्ट बोला, मिस वेस्ट बोला था, क्योंकि इधर लिखा हुआ है हैज मोर सीनियरिटी मिस मिस वेस्ट। तो आपने इस देन को इग्नोर ही कर दिया। देन का मतलब ये है कि मिस्टर रोड जो है ना, वो उसकी सीनियरिटी ज्यादा है किससे, मिस मिस वेस्ट से। तो रोज की सीनियरिटी जो है वो ज्यादा है। ज्यादा का मतलब है ये आर की इसकी तरफ बढ़ा हुआ है। तो डी वाले की सबसे कम है, वेस्ट की इससे ज्यादा है, रोड की उससे ज्यादा है, टेम्पल की सबसे ज्यादा है, लेकिन इसको जॉब चाहिए नहीं, इसको जॉब ही नहीं चाहिए ना, इस वजह से टेम्पल आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखो तो, आगे क्या है। Daniel has been visiting friends in Ridgewood for the past 2 weeks. She is leaving tomorrow morning and her flight is very early. Most of her friends live fairly close to the airport. Madison lives in 10 miles away. France lives 5 miles away. Samantha 7 miles. Alexis is farther away than Francis but closer than Samantha. Approximately how far from the airport is Alexis? अब इसको जरा समझो, तो ये कैसे है। ये एलेक्सिस जो है वो सबसे दूर है, ठीक है। और जो कि वो क्या है,
5 माइल अवे एंड क्लोजर देन समांथा वो 7 माइल अवे। तो एलेक्सिस क्या है? था ये वर्डिंग गलत नहीं लगी? अच्छा, बस वो ये एलेक्सिस जो है वो फ्रांसिस से ज़्यादा दूर है और समांथा से क्लोजर है, और फिर ये किधर होगी? 6 माइल अवे ही होगी। ठीक है, अब इधर देखो ना, ये जो चीज़ है, नर्स कैंप हैज़ वर्कड मोर नाइट शिफ्ट इन अ रो देन नर्स रॉजर हु हैज़ वर्कड 5। नर्स मिलर हैज़ वर्कड 15 नाइट शिफ्ट in a row more than Nurse Kemp and Roger combined. Nurse Calvin has worked 8 night shifts in a row, less than Nurse Kemp. How many night shifts in a row has Nurse Kemp worked? तो कैसे करेंगे? आप इसको गौर से पढ़ो। तो इसको देखना कि नर्स जो है वो रॉजर सबसे कम होगी, उससे बड़ी नर्स कैल्विन है, उससे बड़ी नर्स कैंप है, और उससे बड़ी नर्स मिलर है। ठीक है, तो इससे ये इस तरह लिख के रिटर्न इसकी प्रैक्टिस करो। आपने पीडीएफ में इस हिस्से को देखना है, उसके बाद इसका आंसर निकालना है अपना दिमाग में, फिर इसके आंसर को देखना है। पहले आंसर देख के बाद में प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देंगे। तो क्या है ये? चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ डॉग whose leash हैज ब्रोकन। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। अब जेम्स उस डॉग के बिल्कुल पीछे है। रूबी इज बिहाइंड जेम्स। अब जेम्स के पीछे रूबी है। अच्छा, रेचल इज बिहाइंड रूबी। रेचल रूबी से भी पीछे है। तो कैसे बनाना है? देखो ये डॉग है, जेम्स उससे पीछे है, उससे पीछे रूबी है, उससे पीछे रेचल है, रेचल से आगे मैक्स है। अब आगे क्या पूछ रहे? मैक्स टर्न अराउंड एंड ज्वाइन द परस्यूट, ही रन इन बिहाइंड रूबी। अब जब ये हुआ तो ये क्या है? ये मैक्स जो है ये दोबारा इस तरफ जा रहा होता है, लेकिन अपना रुख मोड़ता है, किधर जाता है? फिर रूबी के पीछे चल पड़ता है। ये जब तक ये डायग्राम नहीं बनेगी तब तक आपको समझ नहीं आएगी। James runs faster and alongside the dog on the left. Ruby runs faster and is alongside the dog on the right. अब होता यह है कि जो जेम्स थोड़ा ज्यादा तेज भागता है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है डॉग के। रूबी थोड़ी और तेज भागती है, राइट साइड पे आ जाती है डॉग के। फिर वो क्या कह रहा है? विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। देखो ये दोनों बंदे तो हट गए ना, तो इसके डॉग के बिल्कुल पीछे कौन है? ये तो राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट चला गया, ये राइट चला गया ना, तो उसके पीछे कौन होगा? मैक्स होगा। तो ये एबिलिटी के क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के हैं, जरा हल्के से इस तरह के। तो ये हल्का सा मैंने आपको स्लो भी पढ़ा दिया। तो ये जो चीज़ आपने देखनी है, इनको इन क्वेश्चन की ना सेंस बनानी है। ये तो हो गया एबिलिटी की, मैंने आपको मेन आज समझाने थे, लेकिन अब वो ये खोल लिया था तो बस मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मेन समझाने थे रिलेशन वाले, ये जो रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन, वो समझाने थे। तो मैं समझ रहा था यहाँ 86 पेज पे है, वो कहीं और ही है भाई। ठीक है। जी सर, ठीक है सर, ये क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह ये 10 कल। हाँ, ये ट्राई करो ना इसको, और इसको मैंने शेयर की भी है पीडीएफ, उधर से देखो। पता नहीं आपके पास है या नहीं, अभी तो एक्सपायरी होगी। आपने अनाउंसमेंट सेक्शन देखा था, उसमें मैंने शेयर की थी। तो इसको देखो। तो ये पीडीएफ में ये वाले क्वेश्चन ढूंढो 1 से 10 तक, इसको देखो ना, फिर यहाँ से जो है ना हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जी सर, ठीक है। कल जो है ना थोड़ा सा देखना, मैं फिर थोड़ी लंबी क्लास लूंगा कल। ठीक है सर, ओके। तो अल्लाह जी सर, अल्लाह हाफिज, ओके। ठीक, ओके।